नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड का एलटी का एग्ज़ाम पेपर देखेंगे। जो उत्तराखंड में अभी एलटी का एग्ज़ाम पेपर हुआ है, इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन थे हमारे मनोविज्ञान के, और मतलब 70 क्वेश्चन थे हिंदी के, अपने सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट जिसका था। तो हमारा सब्जेक्ट तो हिंदी है, हिंदी के 70 क्वेश्चन थे। और इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे थे, देख लेने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं भी है, कहीं ना कहीं रिपीट होते ही रहते हैं। हिंदी क्या अलग अलग है, हिंदी तो सब एक सी है ना। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर तो कहीं के भी मिले, किसी भी राज्य के, तो देख लेने चाहिए वो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो कुछ नए हैं तो वो मिल जाते हैं क्वेश्चन, और जो हमें याद है तो वो तो कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात एक ये कहूँगी कि कभी भी आप वीडियो देखें किसी की भी, तो उसमें जैसे पुराना या तो क्वेश्चन पेपर देखें, और कुछ आपको जो याद है तो उसे चाहे मत नोट करो, लेकिन कुछ नया मिल जाए तो उसे कॉपी पेन लेके ज़रूर नोट करना। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर हमने एक बार नोट कर लेनी, तो नोट करा हुआ जो है ना, तुम उसे एक बार देखोगे ना पढ़ते समय, तो बहुत आसानी से एकदम याद हो जाता है। फिर हम सोचें कि हमने कहीं देखा था, और वो सोचते रह जाए, वो चीज़ हमें मिलेगी भी नहीं फिर ढूंढने से। तो इसलिए अगर नोट करी होगी तो कहीं ना कहीं वो हमें मिल जाएगा देखने के लिए, दोबारा देखेंगे तो। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। इसमें पहला क्वेश्चन था, सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है। तो जो सूर सागर है, तो सूर सागर में जो वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता वो कौन से स्कंद में है, इसमें हमें बताना था। तो वो है भागवत के 10वें स्कंद में। किस में है? भागवत के 10वें स्कंद में। ठीक है, सूर सागर रचना किनकी है? ये सूरदास जी की रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है, इतिहास ग्रंथ जरूर देख लेना, सारे काल विभाजन इतिहास ग्रंथ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन सभी एग्जामों में आते हैं। तो आलोचनात्मक जो है ये किसका है? ये है राम कुमार वर्मा का। ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे की नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना है। इस बात को मैं बार बार रिपीट करती हूँ इसलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नहीं सही, इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना। ठीक है, तो ये है नहीं, तो नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लेना है। तो इसमें से मैं बताना कि अज्ञे की कौन सी नहीं है। ठीक है, इसमें अज्ञे की रचना नहीं है। साय में धूप, साय में धूप किसकी रचना है? ये दुष्यंत कुमार की रचना है। और सीढ़ियों पर धूप रघुवीर साय की रचना है। इन दोनों रचनाओं में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए एक दो बार अगर जिन्हें कन्फ्यूजन होता है लिख के याद करना, तो आराम से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। तो पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। और पद्मावत में जो प्रयुक्त छंद है वो बताना है हमें। तो वो कौन सा है? दोहा और चौपाई पद्मावत के छंद है। और जो रामचरितमानस है उसमें भी दोहा चौपाई है छंद, क्योंकि उसके रामचरितमानस के भी पूछे जाते हैं। और इसमें जो क्या करना चाहिए, भाषा है यो है, मतलब ये भाषा जो है दो मतलब अवधी भाषा में है पद्मावत। ठीक है, और पद्मावत की जो अवधी भाषा है वो विशुद्ध अवधी भाषा है। और रामचरितमानस की भाषा भी अवधी है, लेकिन वो संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। नावादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो नावादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो नावादास को बताना हमें इसमें। तो ये है राम भक्ति कवि। ठीक है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? अग्रदास। नाभादास ने अष्टयाम भी लिखा है, जिसमें राम की दिनचर्या का वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं 36 नंबर का। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? तो तार सप्तक है, इसका संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? तो ये है प्रयोगवाद। तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। तार सप्तक को तार सप्तक बोलते हैं पहले वाले को। ठीक है, कितने सप्तक थे हमारे? 4, और चारों के संपादक कौन थे? अज्ञे। आगे देखते हैं। मिस्र बंधु
ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने दिया है अलंकृत काल। ठीक है। और श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ ने। कलाकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। और रीतिकाल नाम किसने दिया है? रीतिकाल ये रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है रीतिकाल। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इसमें है सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा मतलब ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? चिदम्बरा, ऑप्शन सी, क्योंकि चिदम्बरा किन की है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। चिंता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी की। चिता के फूल, सॉरी दोस्तों, चिता के फूल है रामवृक्ष बेनीपुरी में। ठीक है, आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है। तो महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र है मेरा परिवार, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। तो वो है हमारा 1972 ईस्वी। सुहाग बिंदी और ययाति नाटककारों के रचनाकार हैं। तो सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार बताना। तो इसमें कौन से हैं? गोविंद बल्लभ पंत। सुहाग के नूपुर, ये अमृतलाल नागर, सॉरी दोस्तों, अमृतलाल नागर का वो है उपन्यास सुहाग के नूपुर। और क्या कहना है, हरिबिंदी मृदुलागढ़ की है। इस तरह से ये 2-3 क्वेश्चन आपस में टकराते हैं, जैसे सुहाग की बिंदी है वो सो हरिबिंदी है, इस तरह से। ठीक है। आलो अंधारी की नायिका एवं लेखिका का जीवन किसके सहयोग से बदला? अर्थात वह घरेलू नौकरानी रहते हुए लेखिका कैसे बन सकी? ये जो है ना आलो अंधारी, ये आलो अंधारी जो है आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा किसकी है? यह है बेबी हालदार की। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? बेबी हालदार की। तो इसमें हमें बताना है कि ये मतलब घरेलू होने के बाद भी इसके मतलब लेखिका कैसे बनी। ठीक है, तो वो किसके सहयोग से बनी है, इसमें ऑप्शन हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तातुस के। 80 के दशक में राजस्थान के पारस्परिक जल स्रोतों पर खोज कर विस्तार से लिखने वाले साहित्यकार थे। तो वो कौन थे? वो थे ओम थानवी थे। निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती? तो इसमें से बताना कि ये धाराएं दे रखी कि कौन सी धारा इसमें भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो भक्ति काल के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं? मतलब भक्ति काल की धाराएं तो 2 थीं, वैसे इसमें पूछने का काव्य की धाराएं 2 थी, राम भक्ति शाखा नहीं, संत और निर्गुण 2 धाराएं थी और शाखाएं 4 थी इसकी। राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा। ठीक है, इस तरह से 4 धाराएं थी इसकी, शाखाएं 2 धाराएं 4 शाखाएं। ठीक है, आगे तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, रासो काव्य धारा। ठीक है, रासो क्योंकि रासो आदिकाल की रचनाओं के लिए है। राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और ज्ञानेश्वरी काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। आगे देखते हैं। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। तो खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है कि रचनाकार कौन है? वो है लीलाधर जुगेड़ी। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। अज्ञे का नाम भी कई बार पूछने के लिए आ जाता कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। ठीक है, तो इनकी एक बूंद सहसा उछली जो रचना है, तो ये क्या है इसमें बताना है। तो ये है यात्रा वृत्तांत। आगे देखते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं। जो निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक कौन से हैं, इसमें से बताना है। तो वो कौन से हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है। तो हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम बताना है। तो वो क्या है? ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्ल उत्तर युग। ठीक है। 49 नंबर का क्वेश्चन। घीसुक किस कहानी का पात्र है?
तो घीसू किस कहानी का पात्र है? घीसू है कफन कहानी का पात्र। घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र थे, ठीक है। और ये कफन कहानी किसकी है? ये है प्रेमचंद की सबसे लास्ट की कहानी है, 1936 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का कौन सा निबंधकार नहीं है? तो देखो कई बार बहुत एग्जाम में मैंने देखा बाल कृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त। अगर वो पूछेंगे भारतेंदु युग के तो उसमें बाल मुकुंद गुप्त दे देते हैं, ठीक है। और इसमें पूछा तो बाल कृष्ण भट्ट, इस तरह से मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट इसमें नहीं है, द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, ये भारतेंदु युग के हैं। स्रोतों में कौन सी विभक्ति है? तो स्रोतों में कौन सी विभक्ति है? तो ये है सप्तमी विभक्ति। 52 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। तो निर्विकार शब्द में उपसर्ग बताना हमें, तो वो कौन सा उपसर्ग है इसमें? डी, ऑप्शन हमारा डी सही होगा, निर। तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास किसकी रचना है? ये है निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जी। ओज उदात्य के कवि कहलाते हैं निराला जी। अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जात यह अति ब्यारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियों का उल्लेख किया है? तो ये भारतेंदु की जो पंक्तियां हैं ये हैं भारत दूरदशा से। किस में है? भारत दूरदशा। विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल मात्राओं का छंद है। तो 13-11 से जो हो गई तो वो क्या हो गया? दोहा। और दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा, उसमें 11-13 होती, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है? वो है सोरठा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। तो इसमें से हमें बताना है कि मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है वो है पथिक। पथिक किसका है? ये है राम नरेश त्रिपाठी जी का, ठीक है। आगे देखते हैं। कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें बताना है कि कथा और कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, इस्तीफा, ठीक है। इस्तीफा किसका है? ये प्रेमचंद का, ठीक है। ये कथा कहानी किसकी? प्रेमचंद की। खेल जैनेन्द्र, नशा प्रेमचंद और ग्राम जयशंकर प्रसाद की। आगे देखते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन, मेधा कर बहुगुणा मेघा पाटेकर, ये उससे पेड़ों के कटान से मतलब जुड़ी हुई थी ये मेधा पाटेकर द्वारा रचित कृति है। तो इनकी रचना कौन सी है? वो है रामायण प्रदीपम। आगे देखते हैं। गंगा पुत्रा दानम के रचयिता हैं। तो इसके लेखक कौन है? गंगा पुत्रा बदानम। तो ये है डॉक्टर निरंजन मिश्र। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं। तो एक अंक ही कहते हैं जिस नाटक में एक अंक होता है। और नाटक में कम से कम कितने अंक होने चाहिए? 5 से 10 तक नाटक में अंक होने चाहिए, ठीक है। और एक अंक वाली एक अंक ही होती है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्वर नहीं शहर के लिए। उक्त पंक्तियों को बताना है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं दुष्यंत कुमार की। किसकी पंक्तियाँ हैं? ऑप्शन सी सही होगा हमारा, दुष्यंत कुमार की। निम्न में से मंगलेश डबराल जो है, इसमें से बतलाना कि मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? वो है निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। तो इसमें से बताना है कि मंगलेश डबराल की रचना कौन सी नहीं है। तो वो है आवाज़ भी एक जगह है, ठीक है। आगे देखते हैं। नैकू बुझाती नहीं ब्रह नल नैननी नीर नदी बहने पर। इसमें अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? ये है आषाढ़ के एक दिन की। डॉक्टर नगेंद्र ने
प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। तो डॉक्टर नगेन ने प्रगतिवाद का आरंभ काल कब से माना है? ये 1936 ईस्वी से माना है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे देखते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन। अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। तो अस्मत् शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, वो है आवाम। अस्मत् और युष्मत् के तो याद ही कर लेने चाहिए आपको, क्योंकि ये तो पूछते हैं जब आपके पास एग्जाम से पहले समय होता है, उस समय आप शब्द रूप धातु रूप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय पर ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं। जो चीज़ें रिपीट मतलब उन्हें रिवीजन करने में काफ़ी समय जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। महार्धता का विलोम है। तो महार्धता का विलोम क्या है? अल्पार्धता। ऑप्शन सी सही होगा हमारा। आगे देखते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो तुलसीदास जी की रचना जो विनय पत्रिका है, इसकी भाषा बतानी है, वो किस भाषा में है? तो वो है ब्रज भाषा में है। और तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ प्रमाणित हैं, जिसमें जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। ठीक है, और इसमें ब्रज भाषा और अवधी भाषा के ग्रंथ, जैसे इसमें पूछा ना, तो ये मतलब पूछते हैं कि कौन से ब्रज में है, कौन से अवधी भाषा में है। ठीक है, दोनों भाषाओं में लिखे हैं ना इन्होंने। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को याद करना संचार है। ये कौन सा संचार है? ये है अंतः वैयक्तिक संचार। अतखिला फूल के उपन्यासकार हैं। तो अतखिला फूल किसकी रचना है? ये उपन्यास किसका है? अतखिला फूल ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अतखिला फूल ये इन्हीं के उपन्यास हैं। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सोने पाव या सर धरो जल है जेहि मैल। ठीक है, ये पंक्तियाँ बतानी कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिचंद जी की। अपादान कारक के साथ विभक्ति होती है। तो अपादान के साथ कौन सी विभक्ति होती है? वो होती है पंचमा विभक्ति। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उर्वशी के लिए दिनकर को सम्मानित किया गया था। तो दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए? तो वो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए। ठीक है, सबसे पहले चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को मिला, और फिर दिनकर को मिला उर्वशी के लिए, यामा के लिए महादेवी वर्मा को, और कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे को मिला। 1982 के बाद से ना ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा था। ठीक है, उससे पहले रचना के लिए मिलता था, तो उसके बाद संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा था। तो संपूर्ण साहित्य के लिए सबसे पहले जो मिला था वो नरेश मेहता को मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है। तो जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? वो है कृष्णा सोबती का उपन्यास है जिंदगी नामा। अज्ञे की नदी के दीप जो कविता है, नदी के दीप अज्ञे की, वो नदी और दीप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो इससे नदी के दीप जो कविता है इसमें बताना है कि नदी और दीप किसके प्रतीक हैं। तो इसमें नदी और दीप, नदी तो हो गई समाज की और दीप हो गया व्यक्ति का प्रतीक। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम है। तो उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा? वो होगा रोपड़। क्या होगा? रोपड़। सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? तो सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? तो है रसखान का। और सवैया गया प्रसाद शुक्ल सनई का भी है प्रिय छंद। ठीक है, और त्रिलोचन सानेट के लिए प्रसिद्ध है, मुक्तिबोध ये फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से ये, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो इसमें प्रेमचंद की कहानी नहीं है, हमें बताना है। तो वो कौन सी नहीं है? दुलाई वाली। दुलाई वाली किसकी कहानी है? ये बंग महिला की कहानी। प्रसूते में विभक्ति तथा वचन बताना है। तो इसमें हमें विभक्ति और वचन बताना है। तो इसमें तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से हमें बताना है कि हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें मही हाथी का पर्यायवाची नहीं है। जो है उन्हें देख लेते हैं। दंती, कुंजर और करी ये हाथी के पर्यायवाची हैं। शाखा मृग पर्यायवाची है। तो शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? बंदर का पर्यायवाची है।
वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक अनुशासित रूप कहलाता है, क्या कहलाता है? वो पद कहलाता है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा जीवनी है। मुझे लगता कि कोई एग्जाम नहीं बचता जिसमें कि आवारा मसीहा नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो आवारा मसीहा जीवनी है किसकी है? ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। और किसने लिखी? विष्णु प्रभाकर ने लिखी। निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। तो लोक मंगल की साधना के कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह है। तो देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? वो हैं 45। ठीक है। रूपक अलंकार के भेद हैं। तो रूपक अलंकार के कितने भेद हैं? 3, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। आगे देखते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है। तो इसमें जैनेन्द्र कुमार की कहानी कौन सी नहीं है? तो वो है खेल, पाजेब और नीलम देश की राजकन्या, तीनों इनकी कहानी है। ये है रात्रि की महक। रात्रि की महक इनकी कहानी नहीं है। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। रामदास के रचयिता हैं। तो आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है कौन सी? रामदास। रामदास के लेखक कौन से हैं हमें बताना है। तो रामदास के लेखक हैं रघुवीर सहाय। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। श्री कृष्णस्य दैत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? तो ये किस नाटक में संकलित है? यह है दूध वाक्यम में। कल्लोलनी का अर्थ है ये है नदी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा हमारा। आगे देखते हैं। नैतादृशा का संधि विच्छेद होगा तो इसका होगा न एतादृशा। ऑप्शन ए सही होगा, न धन एतादृशा। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन में संशय को चित्रित किया गया है? संशय की एक रात किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है। और इसमें मतलब किसके मन में संशय को चित्रित किया गया है? राम के मन में चित्रित किया गया है, क्योंकि राम रावण युद्ध से पहले के एक रात का इसमें वर्णन दिया है जब सीता जी का हरण हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? तो गलता लोहा किसकी रचना है? शेखर जोशी की रचना है। और किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन इसमें किया है? तो वो किया है जातीय विभाजन का। आगे देखते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन से 2 वर्ण अयोगवाह हैं? तो इसमें बताना है कि अयोगवाह कौन कौन से वर्ण हैं। तो अंग और आहा ये हमारे क्या होते हैं? अयोगवाह। माया महाठंगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? ये कथन बहुत बार एग्जामों में मुझे देखने के लिए मिला है। तो ये है कबीरदास जी का, माया महाठंगनी हम जानी। आगे देखते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। किस कवि की भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेक कल्पना, चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? अगर आप इतना पूरा ना पढ़ के फैंटेसी के बारे में भी जानते होंगे ना, तब भी बता देंगे कि ये कथन किसका है, मतलब किसके लिए है। ये है मुक्तिबोध के। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो नाटक में दृश्य दिखाने के लिए या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यवनिका। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। आगे देखते हैं। सने सने शब्द है। तो सने सने शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द है। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो संचारी भाव हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। रस कितने होते हैं? रस 9 होते हैं हमारे। अब भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 8 माने हैं। उन्होंने शांत रस को नहीं माना और एक उन्होंने स्थायी भाव को भी नहीं माना। ठीक है, क्योंकि उनका जो सूत्र है वो है विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगा द्रा निरस्पत्ति। ठीक है, तो उन्होंने स्थायी भाव को भी नहीं माना। आज हमारा ये LT वाला एग्ज़ाम का जो पेपर था ये कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। और इस तरह से जो कुछ एग्ज़ाम हुए हैं उनके लास्ट ईयर पेपर, जो प्रेजेंट के पेपर हैं उनसे, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि हैं तो हिंदी के ही क्वेश्चन, इन्हें तुम करोगे तो ये प्रैक्टिस सी हो जाएगी आपकी। अगर अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए हैं, इससे अच्छे तो कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चनों को एक दो बार अच्छे से देख लो, और जो हमारे पास नहीं है या नए मिलते हैं देखने के लिए उन्हें नोट कर लो। यही तैयारी करने का एक तरीका होता है। और बार बार अपना रिवीजन करते रहो जैसे समय मिले, क्योंकि तैयारी हमेशा अच्छे से जो होती है वो एग्ज़ाम से पहले ही होती है। एग्ज़ाम के समय में तो हम केवल रिवीजन करते हैं उसे। ठीक है, और थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।